आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा आपको ना, आपका दिमाग उड़ जाएगा। इसको जितना हो सके शेयर करें। मैं आमतौर पे कहता नहीं हूं। बहुत जबरदस्त, कमाल ये लेक्चर आपको जोश दिला देगा और ये लेक्चर बताएगा कि 1962 का वॉर जो कि हम आसानी से जीतते, हम क्यों हारे। मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताऊंगा। 1962 में 5-6 रीजंस में बताऊंगा हम क्यों हारे। बेसिकली आखिरी का रीजन तो आपके होश उड़ जाएंगे और उस पर मैं अलग लेक्चर भी बनाऊंगा कल। मैंने 2-3 किताबें पढ़ी हैं। एक आधी पढ़ी थी मैंने, मुझे समझ नहीं आई थी। नेविल मैक्सवेल की किताब थी वो। एक मैंने पढ़ी थी जॉन डाल्वी की किताब, सबसे पहली किताब, ठीक है, आज से लगभग वही 6-7 साल पहले, हिमालयन ब्लेंडर करके। जॉन डाल्वी वही हैं, ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी, जिनको चाइना ने कैप्चर कर लिया था। बीएम कॉल ने भी किताब लिखी है, बट मैंने वो पढ़ी नहीं है। हाल ही में मैंने, मतलब वैसे तो ये किताब मैंने आधी खत्म कर ली थी 2-3 साल पहले, लेकिन अभी उसको मैंने पूरी खत्म किया है। और मैं काफी दिनों से सोच रहा था, हम कोशिश करेंगे कि अगर उनसे एक पॉडकास्ट हो जाए तो। शिव कुणाल वर्मा, आप इनको जानते हैं? शिव कुणाल वर्मा की जो किताबें हैं जबरदस्त, और आप सुनिए उनको। उनकी किताब है द वॉर दैट वॉजेंट, इंडो चाइना वॉर की। उसमें उन्होंने चड्ढी खोल दी है, आप ये समझिए। यहां पे जो जो इनकॉम्पिटेंट लोग थे जिनकी वजह से हम हारे, नंगा कर दिया उनको। इतनी शानदार किताब लगी वो मुझे। तो उसमें मैंने जो समरी, मतलब किताब की तो नहीं, लेकिन मैंने जो इंटरप्रेट किया, ये रीजंस थे जिसकी वजह से हम 1962 वॉर हारे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, चलिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको पता है कि हमारी होली सेल जो है वो लाइव है, और आज रात 12 बजे, अब मुझे नहीं पता कि ये लेक्चर हो सकता है कल अपलोड हो, बट अगर ये 27 मार्च को अपलोड हो गया, यानी कि आज अपलोड हो गया, तो आज रात 12 बजे तक होली सेल है। होली 30 कूपन कोड यूज करिए, आपको सारे कोर्सेज पे 30% ऑफ। मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये है माओ जेडोंग और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए इस लेक्चर के 2 पार्ट हैं। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों इसी पार्ट में कवर करूंगा। पहले हम बताएंगे कि वॉर हुआ क्यों, और दूसरे पार्ट में बताएंगे कि वॉर हम कैसे जीत सकते थे। तो देखिए, इसमें मैंने काफी लेक्चर्स भी लिए हैं। 1962 का जो युद्ध है वो मुख्य 3 वजह से हुआ। सबसे पहली वजह क्या? हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट। इसको मैं जल्दी से खत्म करूंगा, फिर दूसरे पार्ट पे आऊंगा। माओ जेडोंग और आपके सामने जवाहरलाल नेहरू हैं, हिंदी चीनी भाई भाई। माओ जेडोंग कहते हैं कि हम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा, हम दोनों को साथ में चलना पड़ेगा। भारत 1947 में आजाद हुआ, 1949 में 1949 में माओ जेडोंग आए। माओ जेडोंग कम्युनिज्म लेके आ गए, जो कि चाइना की एकदम उलट थी, चाइना की पॉलिसी से। चाइना जो कि दूसरी चीज में मानता था, माओ जेडोंग ने उसको पलट दिया, कॉन्फ्यूशनिज्म गया। तो अब यहां पे सीधा यही बोला माओ जेडोंग ने, जवाहरलाल नेहरू से मिले, जू इनलाइ प्रीमियर, डिफेंस मिनिस्टर वीके कृष्ण मेनन। वीके कृष्ण मेनन की भी किताब पढ़ी है मैंने, लेकिन बड़े कंट्रोवर्शियल, जैसे मैं उनको हेनरी किसिंगर की तरह मानता हूं। जिस तरीके से हेनरी किसिंगर बड़े कंट्रोवर्शियल फिगर है, वैसे वीके कृष्ण मेनन, ये वीपी मेनन नहीं, वो नहीं, जब वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी, वो अलग है। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर, स्टॉन्च कम्युनिस्ट। ठीक है, चलिए खैर अभी इनकी बात करेंगे हम। तो यहां पे क्या था कि ये दोनों बैठे और बोला कि देखिए हम साथ में मिलेंगे, साथ में रहेंगे। जवाहरलाल नेहरू को ये पता था, एक तरफ अमेरिका था, एक तरफ सोवियत था, हम दोनों को नहीं ज्वाइन करेंगे, हम न्यूट्रल रहेंगे, जो कि अच्छा डिसीजन था। ठीक है, देखिए जवाहरलाल नेहरू की यहां पे गलती है, आप माने चाहे ना माने। 1962 में उनकी गलती है, और वो बाद में जवाहरलाल नेहरू को भी पता चला। मैं जवाहरलाल नेहरू को बहुत ही जबरदस्त लीडर मानता हूं, शानदार लीडर थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि चीजें ठीक हुई, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे। माओ जेडोंग का भी मानना था कि भाई हमको भी, मतलब हम दोनों ही जो है वो इंपीरियलिस्ट पावर द्वारा दबाए गए हैं, तो हम दोनों को साथ में लड़ना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, खूब बढ़िया। कभी जवाहरलाल नेहरू चाइना जा रहे हैं, कभी माओ जेडोंग भारत आ रहे हैं। 1954 लो भैया, जू इनलाई आ गए। पंचशील एग्रीमेंट, 5 को एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल कि हम आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की रक्षा करेंगे, इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देंगे। अच्छा, 1949 में जैसे ही ये बवाल हुआ ना, वैसे ही तुरंत इधर आए माओ जेडोंग। तिब्बत हमारा है, तिब्बत पे कब्जा। भारत को उस समय आपत्ति जतानी चाहिए थी, नहीं जते भारत ने।
सही किया उस समय के हिसाब से, लेकिन तिब्बत जो कि एक पीसफुल सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन पे था, वो अभी तक भारत की बाउंड्री शेयर नहीं होती थी, अब शेयर होने लगी। एक बफर स्टेट, बफर जोन था, खत्म कर दिया तिब्बत को। माओ जेडोंग ने तिब्बत को कब्जे में ले लिया। अब उस समय भारत ने सोचा कि चलो ठीक है, रिश्ते अच्छे होने चाहिए। इंडिविजुअल पे बहुत कुछ डिपेंड करता है दोस्तों, और अगर एक लीडर गलत हो तो बहुत लेने के देने पड़ जाते हैं, और ये हमने वॉर में देखा 1962 के। अब ठीक है, लेकिन धीमे धीमे चाइना जो है ना, बाउंड्री डिस्प्यूट भारत से सॉल्व नहीं। अच्छा, बाउंड्री डिस्प्यूट पे एक अलग से मैंने लेक्चर बनाया, क्या भारत और चीन में युद्ध हो जाएगा, वो देख लीजिएगा, वो क्योंकि फिर लंबा मुझे समझाना पड़ जाएगा। बस इतना आप समझिए कि ये देखिए, तिब्बत को ब्रिटिश को तिब्बत चाहिए था, लेकिन तिब्बत ने बोला हम पे कब्जा मत करना। ब्रिटिश ने बोला कि कब्जा नहीं करेंगे, बस हमको तुम्हारे कुछ एरिया चाहिए ताकि हम एक ट्रेड कर सके चाइना के साथ। ठीक है, ले लो। तो यहां पे लाइंस ड्रॉ की गई है ना। 1861 में यहां पे जॉनसन लाइन ड्रॉ की गई। जॉनसन लाइन, भारत ने कहा हम जॉनसन लाइन, क्योंकि वो अक्साई चीन पूरा एरिया हमारा। उसके बाद 1897 में फिर ब्रिटिश ने यहां पे मैकडोनल्ड लाइन साइन की गई। चाइना कहता है मैकडोनल्ड लाइन हमारी है, ठीक है ना, वो अक्साई चीन अरुणाचल उनको दे रहा था। एनीवे, मैकमेहन लाइन फाइनली 1949 में 1914 में ड्रॉ की गई, और उसमें सारे जो एरियाज थे वही जॉनसन लाइन वाले ही जो भारत मानता है वो हमको मिले। चाइना ने इसको नकार दिया। चाइना ने बोला नहीं, हम नहीं मानेंगे। अब देखिए, चाइना वेट कर रहा था, ठीक है, 1940 में नकार, 1914 में नकारा, लेकिन युद्ध नहीं किया क्योंकि उनकी फिलॉसफी अलग थी। लेकिन जैसे ही कम्युनिज्म आया, तिब्बत पे कब्जा हुआ। कब्जा होते ही दोस्तों, बाउंड्री की उस समय तो बात नहीं की, लेकिन धीमे धीमे चाइना बदतमीजियां करने लगा, ठीक है ना। अब 1958 आता है। यहां पे भारत को पता चल रहा था कि दलाई लामा के साथ क्या हो रहा है। इससे पहले चाइना ने एक पूरी की पूरी अक्साई चीन में रोड बना दी। अब देखिए, अक्साई चीन इनके लिए बड़ा ही स्ट्रैटेजिक एरिया है, ठीक है ना, जो इस समय चाइना के पास है। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया क्यों है? क्योंकि एक तो ये जिंजियांग तक जाता है, और जिंजियांग चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पे इन्होंने रोड बना दी पूरी अक्साई चीन पे। अब जब ऐसा हुआ तो भारत ने इस पर आपत्ति जताई कि भाई ये क्या कर रहे हो। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूं दोस्तों। तो भारत ने बोला क्या कर रहे हो। दलाई लामा जो है, दलाई लामा, देखिए 1955 के बाद चीजें खराब होनी शुरू हो गई, जब चाइना ने ये डिस्प्यूटेड एरिया में मैप्स गलत दिखाए। जो इन लाई सामने तो बोलते अरे चिंता मत करिए, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब देख लेंगे, लेकिन जब मैप निकालते ना तो डिस्प्यूटेड एरिया को अपने में दिखाते। भारत आपत्ति जताता, रोड बना ली। दलाई लामा भागे, रोड बनाई, तिब्बत पे अत्याचार करना शुरू किया। दलाई लामा हजारों लोगों के साथ रातों रात भागे और भारत आए। जवाहरलाल नेहरू ने दलाई लामा को शरण दे दी। अब यहां पे चाइना बोलता है कि बेटा तुम तो कहते हमारे इंटरनल मैटर्स पे ध्यान नहीं दोगे, ये तो हमारा इंटरनल मैटर है, तुमने कैसे दलाई लामा को शरण दे दी। भारत ने बोला अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ, अपने बाप को मत सिखाओ, जाओ। ऐसे तो नहीं बोला है, लिख मत देना, मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है इन चीज़ों को, वरना बहुत बोरिंग हो जाते हैं लेक्चर्स, राइट। तो ये हुआ। तो अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डटे हुए थे, और जवाहरलाल नेहरू उस समय पता चल गया था कि चाइना जो है ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, ठीक है ना। दैट्स नॉट गुड, क्योंकि लगातार चाइना जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है, और चाइना को कहीं ना कहीं रोकने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब देखिए, मैंने आपको कई बार बताया है कि ये आपका वेस्टर्न सेक्टर है, ये ईस्टर्न सेक्टर है, सेंट्रल सेक्टर है। वेस्टर्न सेक्टर आपका पूरा लद्दाख वाला एरिया, ईस्ट सेंट्रल सेक्टर में कोई दिक्कत है नहीं, हिमाचल प्रदेश और आपका उत्तराखंड आता है, वहां पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन जो ईस्टर्न सेक्टर है ना, ईस्टर्न सेक्टर में और वेस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न सेक्टर में आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आता है, और बीच में भूटान है। अब भूटान यही अरुणाचल प्रदेश के एकदम साइड में देखोगे, यार मुझे पूरा मैप लगाना चाहिए था, तो तवांग है, ठीक है, चलो छोड़ो, अच्छा तवांग को कैप्चर करके तिब्बत के बाद भूटान वो चाह रहा था, और अगर भूटान गया तो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर कॉम्प्रोमाइज्ड। अभी भी चाइना की यही चाल है। तो अब क्या हुआ कि चाइना जो है वो आगे बढ़ रहा है। भारत ने उस समय जवाहरलाल नेहरू की ये गलती नहीं थी, ये बिल्कुल गलती, किताब में भी यही शिव कुणाल वर्मा बताते, दैट वाज नॉट द मिस्टेक, फॉरवर्ड पॉलिसी बना दी। यहां पे भारतीयों को यह बोला गया कि आप चौकियां जो है, क्योंकि चाइना आगे बढ़ता जा रहा है, तो इसमें ये गलत कैसे हो सकता है, तो आप जाके आगे बढ़ो, फॉरवर्ड, मतलब आप जो है वो चौकियां बनाओ, चौकी पोस्ट लगाओ, और देखो चाइना, क्योंकि अगर आप पोस्ट नहीं लगाओगे चाइना आगे आ जाएगा, तो आपको चौकियां लगानी बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉरवर्ड पोस्ट। अब इसको चाइना की नेहरू की गलती बोला जाता, बट दैट वाज, ये बहुत अच्छा डिसीजन था जवाहरलाल नेहरू का, कि आप आगे बढ़ रहे हो, इंडियन आर्मी जो है ना वो वहीं पे डटी हुई है। चाइना का और मूड खराब। अब यहां पे चाइना कहने लगा
की दिक्कत है। देखिए उस समय भारत को ये लगा कि चाइना हमला नहीं करेगा। अब जनरल ढिल्लो कहते हैं कि चाइनीज तो ऐसे हैं कि इनके ऊपर थोड़ी गोली दाग दो, ये दुम दबा के पीछे भाग जाएंगे। ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी। तो अब ठीक है, चलो सही है। उनको लगा, सबको लगा शायद चाइना हमला नहीं करेगा। एक इंसान थोराट, जनरल थोराट को यहां पे कमान संभालनी चाहिए थी। आप समझ रहे हो? ब्रिज मोहन कौल जो उस समय हमारे आर्मी के चीफ थे, थोराट को बनाते तो आज नतीजे अलग होते। उन्होंने एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर दिया मैथमेटिकली कि चाइना इस वक्त, इस दिन, डेट बताती थी हमला करेगा 1 साल पहले, क्योंकि अरुणाचल में चाइना जो है वो मतलब भारत सिक्योरिटी कर रहा था, ठीक है, बीफ बढ़ा रहा था, और लद्दाख पे भी प्रिपरेशन देख रहा था। भारत का बड़ा वैसा अप्रोच था, जवाहरलाल नेहरू को लगता था कि यार छोड़ो, क्या ही आर्मी रखेंगे, क्या ही गड़बड़ है यार, कैसे कैसे। तो जवाहरलाल नेहरू का आर्मी को लेके 1962 के बाद अप्रोच जो है ना, तब भारत का बहुत तगड़ा हुआ। हालांकि इससे पहले भी हमने आर्मी तो अपनी रीऑर्गेनाइज कर ही रही थी, लेकिन ब्रिज मोहन कौल का ये जो डिसीजन था ना, बीएम कौल, इन्होंने भी किताब लिखी है, हर किसी ने यहाँ पे, हर आर्मी मैन ने अपने पर्सपेक्टिव से बताया है। तो ये डिसीजन मुझे, और देखिए किताब के में भी ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे बीएम कौल को, छोड़िए उसको, अभी उसके हम आते हैं। तो अब क्या हुआ कि जब फॉरवर्ड पोस्ट आगे बना दी 10 अक्टूबर 1962, इससे पहले जुलाई में 60 इंडियन सोल्जर्स थे, उनके ऊपर थोड़ा हमला हुआ था वेस्टर्न सेक्टर में, चुशूल पे। चुशूल मेन था, चाइना चुशूल चाहता था हर हाल में, वेस्टर्न सेक्टर पे, लद्दाख में। चुशूल एक बार आ गया तो ले आपका। तो चुशूल में वही बैटल ऑफ रेजांगला, सबसे शानदार बैटल वहां पे लड़ी गई। चाइना को चुशूल चाहिए था। तो अब 10 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे सोल्जर्स जो हैं आराम से अपना चाय नाश्ता कर रहे थे थागला ब्रिज, और ये थागला जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है ना, उस समय नीफा बोला जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो अब हम ये देखते हैं कि एकदम से चाइना ने हमला कर दिया। हमारे 60 सोल्जर्स, उधर 600। इससे पहले जुलाई में स्कर्मिशेस हुई, सितंबर में, अगस्त में भी स्कर्मिशेस हुई, लेकिन फाइनली अक्टूबर 10 अक्टूबर 1962 द वॉर स्टार्ट्स। चाइना ने एकदम से हमला कर दिया। अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन 60 इंडियन सोल्जर्स ने शुरुआत में नानी याद दिला दी थी चाइना की। उसके बाद क्या हुआ? दूसरी वेव आई। दूसरी वेव में भारतीयों ने मतलब विड्रॉ करने के ऑर्डर्स मिले। तो जो विड्रॉ करने के ऑर्डर्स मिले ना, मार दिया चाइना ने, बहुत मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा इंडियन सोल्जर्स को। अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हुई। हमारे यहां दोस्तों लगभग 1383 लोग, मतलब जो सोल्जर्स हैं, वो मारे गए थे। और आपको मैं ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोग मिसिंग्स थे, कितने लोगों को कैप्चर कर लिया गया था। चाइनीज की बात करें, मरे थे, ठीक है। हमारे जो सेना, जो हमारे सैनिक थे, बहुत सारे सैनिक हमारे वीर गति को प्राप्त हुए थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि फिर जो है 4 दिन लगातार हमला किया। चाइना ने थागला को ले लिया, तवांग को ले लिया, अरुणाचल प्रदेश का अच्छा खासा पोर्शन चाइना के कब्जे में, आसाम की तरफ बढ़ रहा है चाइना। पंजाब रेजिमेंट, ग्रेनेडियर्स, राजपुताना रेजिमेंट, ये सब खड़ी हुई हैं, आगे बढ़ रहा है आसाम की तरफ। वेस्ट में क्या हो रहा है? देखिए 4 दिन बाद, मतलब नहीं 4 दिन नहीं, 14 दिन बाद, मतलब एक लंबा चौड़ा पॉज आ गया था, ठीक है। 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर को बहुत फियर्स फाइटिंग हुई, फिर 1 महीने तक पॉज आया, ठीक है। इनफैक्ट इसी दौरान चिट्ठी आई थी ज़ू एनलाई की तरफ से, और यह बोला था जवाहरलाल नेहरू को कि देखिए ऐसा है कि एक काम करिए कि आप जो है वो शांति बनाए रखें, हम टेबल पे बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, 20-20 किलोमीटर हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू को बताते ये धोखेबाज एक नंबर के, तो इनसे डील करना सही नहीं है। फिर 14 नवंबर को भयानक हमला होता है, ठीक है। इस बार भारत ने काउंटर अटैक किया, वेलोंग विलेज में लड़ाई हुई, लेकिन भारत नहीं जीत पाया। 19 नवंबर को सबसे शानदार लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ रेजांगला, चुशूल सेक्टर में, जब 117 सोल्जर्स थे, शैतान सिंह, उधर 700 सोल्जर्स, बखिया उधेड़ दी थी चाइनी की। चुशूल सेक्टर में मतलब हमारे पास कुछ नहीं था, नथिंग वी हैड।
और उसके बाद हम ये देखते हैं कि उधर से चाइना आ रहा था, मेजर शैतान सिंह ने बोला मारो सबको, और मारा सबको। ठीक है, अब 19 नवंबर को देखिए 117 के 17 सोल्जर्स जो हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए, मेजर शैतान सिंह भी, चुशूल भी हमारे हाथ से गया। लेकिन यहां पे 20 नवंबर आता है और फाइनली भारत, जो जवाहरलाल नेहरू, वो जॉन एफ कैनेडी से कहते हैं कि हमको एयरफोर्स दीजिए। 20 नवंबर को वॉर स्टॉप हो जाता है, स्टेटस को मेंटेन हो जाता है। अक्साई चीन का पार्ट चाइना के पास चला जाता है, ठीक है ना, ये आप देख सकते हैं। अक्साई चीन जो है वो चाइना के पास चला गया, और बाकी जो जहां पे अरुणाचल, तवांग अवांग, वो सब भारत के पास आ गए। स्टेटस को मेंटेन हो गया, ठीक है। स्टेटस को क्या मतलब, ये वाला, और चाइना जीत गया। हमारी बेइज्जती, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उस समय, बहुत ज्यादा, कि ऐसे कैसे, जवाहरलाल नेहरू की कैसी स्ट्रैटेजी है। वीके कृष्ण मेनन उस समय डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे। ये तो आपने देखा एक एक करके जब चाइना ने हमारे एरिया को कब्जा किया। अब आप समझिए कि हमसे भूल क्या क्या हुई, मिस्टेक्स क्या क्या हुई। यहां पे आपके होश उड़ेंगे। पहली बात, जो चाइना है वो खुद डरा हुआ था। आपको पता है, चाइना की पैंट गीली हो रखी थी। हमने सबसे बड़ी गलती क्या थी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो हमने की है, वो इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठाया। देखिए, मैं नाम नहीं लूंगा कोई, लेकिन आप समझ जाइएगा। जवाहरलाल नेहरू ने एक चिट्ठी में बोला था कि वीके कृष्ण मेनन से एकदम दूर रहो। जब थोराट ने जवाहरलाल नेहरू को, अब वो अपने रूम में थे और उन्होंने, शिव कुमार वर्मा बताते हैं, उन्होंने जब प्लान बताया, ये प्लान है, और एक लाल किला करके एक्सरसाइज भी हो रही थी, तो यहां पे बोला ये प्लान है, वीके कृष्ण मेनन से बिल्कुल उलट। तो जवाहरलाल नेहरू फाइल फेंक दी कि तुम सबको प्रॉब्लम क्या है वीके कृष्ण मेनन से। इंटेलेक्चुअल आदमी है वो, कम्युनिस्ट है वो भाई, वीके कृष्ण मेनन, बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, ये जो इनकॉम्पिटेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, इसकी वजह से, मतलब ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जो बहुत सही नहीं थे। आईबी का रोल, बीएन मलिक जो आईबी के उस समय चीफ थे, ये बहुत संदेह में है। आईबी के बहुत सारे इंटेलिजेंस इनपुट्स फेलियर्स उस समय हुए हैं, लिटरली, जो किताब में लिखा है, मैं अपने, मेरे वर्ड्स नहीं है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अब इस पे हम आएंगे। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, जो हमको ले डूबा। अब सुनिए मेरी बात। मैंने आपको बताया कि इनकॉम्पिटेंट लोगों को बैठाया गया, उतने कॉम्पिटेंट नहीं थे वो। ऐसी कुछ स्टोरीज भी हैं कि जहां पे कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से दिक्कतें हुई, ठीक है। जहां पे जो लोग थे, जो काबिल थे, जिनको एक्चुअल वॉर एक्सपीरियंस था, उनको पीछे हटा के उन लोगों को, भाई बीएम कॉल के लिए, तो बीएम कॉल ने एक बहुत, मतलब आप ये समझिए कि एक बार तो मोतीलाल नेहरू ने उनके लिए वो लेटर लिखा था कि वो तो नेशनल एसेट है, तो उनको तो खैर छोड़िए, अच्छा उस पर बॉर्डर ऑर्डर पे ना भेजा जाए। लेकिन आप ये समझिए कि जो बीएम कॉल है, मैं उनको वो नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उन्होंने भी बहुत बढ़िया किया, बहुत डिसीजन उस समय सही लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें रही हैं, ठीक है। यहां पे जो हमारी सेना है, हमारी सेना पे सवाल उठते हैं। हमारी सेना, आपको पता है क्यों हारी है? विड्रॉ। जब जब चाइना ने हमला किया, जहां सेना डटी रही, चाइना को मार दिया। सेना जाने जहां जो लड़ी है, वो काउंटर अटैक जब जब किया, अरे बैटल ऑफ रेजांगला ने अकेले दम पे मेजर शैतान सिंह 117 लोगों ने ऐसी की तैसी कर दी। अगर दोस्तों सही समय पे सपोर्ट आ जाता ना, और अगर जो रेजिमेंट्स थी वो एक दूसरे का बहुत बढ़िया और कोऑर्डिनेशन हो जाता, मजा आ जाती। हम क्यों हारे? हम विड्रॉ करते हुए हारे। हमारे डिसीजन थे कि विड्रॉ करो। अगर हम वही पोस्ट पे लड़ते रहते, दशरथ सिंह की क्या कहानी, किताब वहीं से शुरू होती है। 24 गोलियां लगी, एलएमजी, एक आदमी खड़ा हुआ है एलएमजी लेके, चाइना आगे नहीं आ पा रहा है कि भैया मर जाएंगे। हमारी 303 की राइफल, अरे 303 क्या भैया, ट्रेंड है हम, हमारी आर्मी प्रोफेशनल है, हमारी आर्मी प्रोफेशनल थी भाई। 19 हम वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी आर्मी हरा के आई, पाकिस्तानों को खदेड़ा, हम बहुत तगड़े थे। चाइना में कॉन्स्क्रिप्ट्स थे,
मैक्सिमम, उस पे मत जाइए आप, 80,000 90,000, आधे से ज्यादा तिब्बतियंस। यह बताया गया था कि जो हमारे यहां जो वीर गति को जो सेना बहुत ऑनर के साथ हमने उनका अंतिम संस्कार किया। चाइना में पता क्या हो रहा था, तिब्बत में ऐसे लात मार के लाशों को फेंक रहे थे जो वो मर रहे थे वहां पे। हमारी प्रोफेशनल आर्मी थी, हम मार देते उनको। 303 की राइफल में हम ट्रेंड थे, तगड़े, ऐसी की तैसी कर देते हम। लेकिन हमने विड्रॉ किया, ऑर्डर्स मिले थे विड्रॉ कर जाओ। अगर हम अपनी पोस्ट संभालते वो बसते नहीं चाइना, चलो भले हम ना जीतते, लेकिन चाइना की ऐसी की तैसी कर देते। समझ रहे हैं? विड्रॉ करोगे तो आपको कोई छोड़ेगा? आप पीठ दिखा के भाग रहे हो, मार देगा सब। चाइना ने यही किया, माओ जेडोंग ने तो साफ साफ बोल दिया था। उन्होंने ये बोला था कि देखो किसी को छोड़ना नहीं, किसी को छोड़ना नहीं, सबको मार दो, रेजिमेंट की उड़ा डालो, कोई मतलब ऐसा टेरर पैदा करो, ऐसा था। तो हम जब जब विड्रॉ किए, जब जब हमने पोस्ट पे रहे हैं, तब तक चाइना आगे ही नहीं आ पाया। वेलोंग में हमको देखने को मिला, हमने ग्रीन पिंपल ऐसे ही, हमने चिपचैप वैली की भी बात करें तो वहां पे भी यही हमको देखने को मिला जो कॉन्कर किया चाइना ने। हमने विड्रॉ करने में मरे हैं हम। अब ये क्यों हुआ? ऑर्डर्स। हो सकता है बहुत लोग मुझसे सहमत नहीं हो, बट मैं किताब को कोट कर रहा हूं और ये सही भी है। अगर आप देखो, चौथा पॉइंट, हमने अपनी नेवी का यूज नहीं किया। भाई आप ब्लॉक करो स्ट्रेट ऑफ मलक्का सुंडा, चाइना गया, खेल खत्म। अगर आप यहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को, क्योंकि वहां ट्रेड तो पूरा चाइना का वहीं से ही होता है, चाइना को झक मार के टेबल पे आना पड़ता कहीं ना कहीं। ये इसके बाद एक और इंफ्रास्ट्रक्चर, अजीब व गरीब बात है। हमने क्यों रोड नहीं बनाई थी? वहां पे बोला गया था कि हम, अरे नहीं आप लद्दाख में या नीफा में रोड ना बताइए, चाइना यूज करेगा उसको हमला करने के लिए। क्या बात है यार, हम इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हारे। आज आप देख सकते हो रोड बढ़िया बनी है, सेला पास है, आज तो चाइना गया, लेकिन उस समय हमने, आप ये समझो कि ऐसी कंडीशन में हमारी आर्मी लड़ी है ना, मतलब आप कितनी तारीफ करोगे उनकी। ये शिव कुणाल वर्मा बताते हैं कि भाई जो लोअर, जो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना, वहां पे दिक्कतें हुई, लेकिन जो नीचे लोग थे, जो जवान थे ना, उनके में जज्बा भरपूर था और उन्होंने तगड़ी लड़ाई की। ऑन ग्राउंड रियलिटी पे उन्होंने मार मार के चाइना को भगा दिया था, बहुत मारा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की भयानक कमी थी और यह हमको पहले से ही शुरू कर देना चाहिए था और हम नहीं शुरू कर पाए। जहां हमको लगा, यहां पे कह रहे कि रोड बनाएंगे तो चाइना उस रोड को यूज कर लेगा हमारे ऊपर हमला करने के लिए। ये कैसी बात है? तो मुझे वही नहीं समझ में आता कभी कभी कि ये कौन था जो जवाहरलाल नेहरू को एडवाइस कर रहे थे। मतलब आप ये समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही आपको देखने को मिलेगा। बुमला, तवांग, ये सब अगर आप पहले से ही इसकी तैयारी करके रखते तो बढ़िया। चाइना ने ये बोला था एक बार, चाइना ने कहा था कि देखिए इंडियन रेजिमेंट, शिव कुणाल वर्मा बताते हैं कि वो उस समय था, अब तो नहीं ऐसा, अभी भी, लेकिन उस समय भी कि मतलब क्या था ना कि कम्युनिकेशन गैप था कहीं ना कहीं। रेजिमेंट्स वो एक दूसरे के लिए तो जान दे देंगे, मतलब खुद के लिए, खुद की रेजिमेंट पे, लेकिन एक रेजिमेंट दूसरी रेजिमेंट को कहीं ना कहीं बचाने आई नहीं जो जाना चाहिए था। इधर पंजाब रेजिमेंट को प्रॉब्लम, इधर ग्रेनेडियर्स जाते। आप 3 रेजिमेंट से लड़ रहे हो, आपने पूरा बैकअप दिए ही नहीं। हमारे पास कपड़े नहीं थे, ऐसे जूतों में लड़े हैं हम। -16 डिग्री सेल्सियस, -14 डिग्री सेल्सियस में आप के पास ज्यादा संसाधन ना हुआ, उसके बावजूद आप लड़ रहे हो। आप सोच लो, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पे जो सबसे बड़ा रीजन था हारने का, एयरफोर्स। इस पे मैं कल एक लेक्चर बनाऊंगा। आपको पता नहीं है शायद, भारत ने इस वॉर में हंसने वाला डिसीजन है दोस्तों, एयरफोर्स यूज ही नहीं किया। मलिक साहब कहते हैं, आईबी मतलब जनरल बीएन मलिक थे आईबी के चीफ, उन्होंने कहा कि एयरफोर्स मत यूज करना। नो 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 नो, कलकत्ता पे बॉम्बिंग हो जाएगी, चाइना चेन्नई पे बॉम्ब कर देगा। मैं चाइना के एयरफोर्स की आपको हकीकत बताता हूं, महारथी एयरक्राफ्ट थे चाइना को। चाइना ऊपर से नीचे तक कांप रहा था। 19 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू ने मदद मांगी है जॉन एफ कैनेडी से कि हमको आपको एयरफोर्स चाहिए, आप हमको एयरफोर्स दीजिए। अगले दिन चाइना ने युद्ध रोक दिया था। अमेरिका की तरफ से मदद आ रही थी। आप ये समझिए कि भारत की एयरफोर्स बैठी है। आर सुब्रमण्यम कहते हैं हमारे पास कैनबरा, हमारे पास हंटर, हमारे पास 22 स्क्वाड्रन, हमारे पास 500 प्लस जहाज। और एक चीज,
उस समय हमारी एयरफोर्स एकदम रेडी थी। भाई चाइना आज भी दोस्तों, आप उधर से चाइना की गाड़ी आ रही है, आप ऐसे जो आप पासेस बहुत सारा है वेस्टर्न सेक्टर में, घूम के जाओगे, सारी गाड़ियां इधर, आप सोचिए हमारा जहाज इधर से जा रहा है, उधर पूरा चाइनीज लाइन दिख रही है, मार मार के भूसा बिगाड़ देते, एक भी सोल्जर वहां पे नहीं बसता चाइना का। हमारी अगर एयरफोर्स हमला करती चाइना में, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है दोस्तों, चाइना के पास एविएशन फ्यूल था ही नहीं। चाइना की एयरफोर्स ताइवान पे कैसी ऑपरेशन हुआ था, उनके पास जहाज नहीं, उनके पास फ्यूल नहीं। चाइना की एयरफोर्स इतनी खराब हालत में थी कि अगर भारत ने उस समय एयरफोर्स का यूज किया होता, हंटर जहाज थे भारत के पास, तो आज डिसीजन बिल्कुल उल्टा होता। ये बच ही नहीं पाते। सीधा जो इनकी लाइन ऑफ डिफेंस, जो इनके सोल्जर्स, वो सीधा दिख रहे थे, लेकिन एयरफोर्स क्यों नहीं यूज की? कि नहीं ये तो गलत हो जाएगा, हमारे शहर पे हमले हो जाएंगे, है ना, चाइना भी उधर से हमला करेगा, इस वजह से। क्या ये क्या बकवास है भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, ये तो रिपोर्ट्स थी। और फिर फाइनली अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू ने मदद मांगी अमेरिका से, और वो क्या कह रहे, एयरफोर्स दे दो। जब तुम्हारे घर में ही एयरफोर्स है भाई, तुम अमेरिका क्यों जा रहे हो? जॉन एफ कैनेडी से ये अगर तुम 11 अक्टूबर को ही डिसीजन ले लिया होता ना, तो बिल्कुल अलग। एक तो विड्रॉ नहीं करना चाहिए था, एक तगड़ी लीडरशिप होनी चाहिए थी आर्मी में, एक जबरदस्त, मैं सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन तगड़ी लीडरशिप होनी चाहिए थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर नहीं होता और कहीं ना कहीं हमारी आर्मी वहीं डटी रहती, और ऊपर से एयरफोर्स का अगर उसको मिल जाता ना साथ, तो आज चाइना का तिब्बत आजाद हो जाता, हम तिब्बत को आजाद करा देते। एयरफोर्स खत्म थी उनकी, बेकार। हमारी तो एयरफोर्स ऐसी थी दोस्तों कि हमारे पास उस समय इंडिया की एयरफोर्स बेस्ट, मतलब उस समय के हिसाब से कैनबेरा जो जहाज थे ना, वो सबसे बेस्ट बॉम्बर्स माने जाते थे उस समय, वो हमारे पास थे। बैठी हुई है, खड़ी हुई है, गोरखपुर रेडी उड़ान भरने के लिए, खड़ी बैठे हुए हैं सब, क्यों ऑर्डर्स नहीं थे। तो क्यों ऑर्डर्स नहीं दिए गए तो भगवान ही जाने। लेकिन ये गलतियां हुई, और इसी वजह से हमारे, और ये जवाहरलाल नेहरू को भी एहसास हुआ। हालांकि चाइना डर गया था, चाइना को भी पता था कि, देखिए आप एक चीज समझिए, चाइना ने मैक्सिमम एरिया अक्साई चीन को छोड़ के बाकी एरिया भारत को वापस दे दिए थे, क्योंकि उसको भी पता था कि एक तो अमेरिका का इंटरफेरेंस अब हुआ, अमेरिका जो है वो अब भारत की मदद करने लगा था। दूसरा विंटर आ रहा था, विंटर में चाइना वाले ज्यादा टिक नहीं पाते, ये वॉर बस इतना ही था जितना था, है ना। तो चाइना भी डर रहा था, और फिर एयरफोर्स का नाम सुन के कहीं ना कहीं चाइना डर भी गया था कि अगर कहीं ऐसी मदद हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को जब तक ये एहसास हो तब तक देर हो गई, और एक साल बाद फिर आपको पता ही है अनफॉर्चुनेटली स्ट्रोक आया जवाहरलाल नेहरू को, और उसके बाद उनका देहांत भी हो गया। तो चाइना वॉर की वजह से ये सब हुआ। बट ये गलतियां हुई थी 1962 में। वो किताब बहुत शानदार है, पढ़िएगा। और अगर ऐसा होता, अगर ये चीजें होती, तो आज नतीजा कुछ और होता। बाकी मैं एयरफोर्स पे कल लेक्चर लूंगा, ठीक है। और देखो भाई, ये किताब मैं पढ़ता रहता हूं, तो उस बेसिस पे मैं लेक्चर कर रहा हूं, ठीक है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप भी मुझे बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।